सैयो नी दिल तोड़ गया जे खुनी मेरे दिल दा जान। नूरजहान के आशिकों में सादत हसन मंटो भी थे शामिल। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ भी काम किया, उन्होंने पुरान के साथ भी इंडिया में काम किया और वो सबसे कदीम और पुरानी आर्टिस्ट थी। जब वो अरूज पर पहुंच गए तो उन्होंने फिरदौस बेगम से इश्क पेचा शुरू कर दिया। लास्ट टाइम में सुना था एक पायलट थे, अच्छा, आखिरी ज़िंदगी में, तो वो PIA की परवाज़ के दौरान उनकी मुलाकात हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं राणा खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं फ़िल्मी सहाफ़त के लेजेंड। गोल्डन जुबली अभी इन्होंने मनानी है, अभी कोई इनकी तकरीबात जारी हैं, कुछ तकरीबात हो चुकी हैं। ये साजिद यज़दानी साहब लाहौर में फ़िल्मी सहाफ़त के हवाले से तारीख़ समझे जाते हैं। मेरी खुशकिस्मती कि वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद यज़दानी साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्शद, कैसा रहा ये आपका सफ़र? कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को ये बताएं और फिर आगे फिर हम जो है ना वो चलते हैं और फिर लोगों को आपके जो ख्यालात से जो है ना वो मुस्तफ़ीद करते हैं। बहुत अच्छा आपने इंट्रो बनाया, बहुत अच्छा तारफ़ करवाया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये इस दश्त की स्याही में आने का शौक़ इस तरह वो कि फ़िल्में देखने का शौक़ था शुरू से, और ज़ाहिर है वो ज़माना एक ही तफरीह थी पाकिस्तान में, वो थी सनमा तफरीह, ठीक। और सनमा देखने ही लोग अपना समझते थे कि और कोई तफरीह नहीं। तो हम भी फ़रागत में फ़िल्में ड्रामे देखा करते थे। ठीक है। तो उससे मुतासर होकर शो बिज़नेस की लाइन में आना पड़ा और ये इख्तियार की। शुरू में मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया, असिस्टेंट एडिटर के तौर पर भी काम किया, लेकिन फिर मुझे फुल टाइम, चूँकि मेरा जर्नलिज़म पे एक शुरू से ख्वाब था, मेरे वालिद साहब भी जर्नलिस्ट थे, मैं उनको मिलने के लिए अखबारात में जाया करता, तो मुझे फिर छोटी छोटी तहरीरें लिखने का शौक़ पैदा हुआ। तो उस तरह मैं पूरी तरह बाद में जब मैं तालीम मुकम्मल की तो पूरी तरह जर्नलिज़म में आ गया। अच्छा, तो यज़दानी साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ साफ़ी नहीं हैं, ये बाकायदा उस फिल्म लाइन से टच करके, बल्कि वहाँ से होते हुए जो है ना वो सहाफ़त में दाखिल हुए हैं। मतलब ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं और इस फिल्म में जो है इन्होंने बाकायदा दिन रात गुजारे हैं। यज़दानी साहब, ये बताएं, आपने जब अपना फ़िल्मी सहाफ़त का जो कैरियर था सहाफ़ती हवाले से फ़िल्म को कवर करने का, वो जब आपने शुरू किया तो आपने तब सहाफ़त को कैसे देखा? आप कितनी मेहनत करते थे? अखबारात में ख़बरें कैसे छपती थी? इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, जब मैं आया फ़िल्मी सनत में और मैंने ये सहाफ़त में कदम रखा तो उस वक्त फ़िल्मी सहाफ़त में एक नाम गूंज रहा था, यासीन गुरीजा साहब, बहुत बड़े फ़िल्म के सहाफ़ी थे। कोई शक नहीं। फ़ैद अहमद कारदार साहब थे, कोई शक नहीं। उसके अलावा भी आशिक चौधरी साहब थे। ये 3-4 नाम बहुत बड़े नाम थे। तुफ़ैल अख्तर साहब और जाहिद अक्कासी साहब, ये मसावात में थे। और ये मुख्तलिफ अखबारात, तुफ़ैल अख्तर दादा, हाँ, कमाल। उनके जो साथी थे एक जाहिद अक्कासी साहब, वो मसावात के इंचार्ज थे। तो इब्तदा में मैं शौकिया लिखा करता था फ़िल्मों के बारे में और उनके तबसरों पर और वगैरह, तो मसावात में मेरी तहरीरें आगाज़ में छपी। उसके बाद जब मैंने अमली तौर पर आ गया तो फिर मैंने सहाफ़त ज्वाइन कर ली। रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान उनका एक जरीदा था, अफ्तरोज़ा उजाला, शेख शफात साहब थे उसके मालिक, तो उसका मैं मुदीर बन गया। लाहौर, बहावलपुर और सखर से निकलता था। तीन शहरों से और उनका ये वीकली मैगजीन, फिल्म का मैगजीन था। उस ज़माने में फिल्म के मैगजीन की बड़ी डिमांड हुआ करती थी। यहाँ लाहौर से 20 ऐसे अखबार, मुमताज़, मुसव्वर, पलक, धनक, स्क्रीन लाइट, फिल्म लाइट, संगम, निगार, इस टाइप के रायल पार्क ऐसे मैगजीन से भरा पड़ा और स्टॉल जो होते थे अखबारात की, उसकी रौनक ही ये फिल्मी अखबारात हुआ करते थे। तो उन जरीदों में उन लोगों के नाम पढ़ा करता था। फिर मैंने अमली सियासत में इसमें सहाफ़त में आया तो फिर मैंने बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लिया। पहले वीकली मंथली पर्चों में काम किया, फिर मैं मगरबी पाकिस्तान में आया तो मुझे उन्होंने जिम्मेदारियाँ उजाले की सौंप दी। तो उजाला में मैंने अपना जब कैरियर शुरू किया तो वो उस ज़माने का फिल्मी सनत का एक नुमाइंदा जरीदा था। उसकी वजह से मेरी पहचान स्टूडियोज़ में बनी, क्योंकि हर एक्टर की कोशिश होती थी हमारा टाइटल छपे या हमारी खबर छपे। सुल्तान राई थे, अंजुमन थे, अलीजाद, दन्ना, उस दौर में जब वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, वो सबकी ख्वाहिश होती थी किसी न किसी हवाले से हमारी खबरें इस अखबारात में
इसके जरीदे में शाया हूँ। तो उस ज़माने में फिर हमारे ताल्लुकात उनसे बनते चले गए, चूँकि मुस्बत जर्नलिज्म की पॉजिटिव का सोच रखी, तो इसके ये हुआ कि उनके मैं करीब होता चला गया और उनके मैं आर्टिस्टों के बहुत करीब था। उनको मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला, उनकी निजी ज़िंदगी को भी और उनकी बैरूनी ज़िंदगी को भी। अच्छा, शोबज़ के हवाले से उनके जो मसरूफियात थे वो आज उनको देखता था, फिर मैं उनके घरों में भी जाना, उनके साथ। मज़े की बात यह है कि अभी उन्होंने यज़दानी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है मगरबी पाकिस्तान के हवाले से। ये मगरबी पाकिस्तान के हवाले से मेरी भी जो है ना बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। मैंने अपने जब सहाफ़त का कैरियर शुरू कर चुका था तो मैं अर्ली एज में ही, बिल्कुल इब्तिदा में ही मेरी खुशकिस्मती कि मैं मगरबी पाकिस्तान बहावलपुर का एडिटर मुकर्रर हुआ। ये मेरी खुशकिस्मती, चूँकि मैं एक बात से बात निकली है तो यज़दानी साहब मेरी खुशकिस्मती रही कि मगरबी पाकिस्तान जैसे बड़े इदारे के तब जब बड़ा इदारा था, मैं एक बिल्कुल मौलूद साफ़ी उसका एडिटर के तौर पे उसके पेशानी पे नाम लिखा गया। ये मेरे लिए क्रेडिट के एजाज़ की बात थी। तो आप बता रहे थे कि उनकी मसरूफियात और उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से आप कुछ ऐसे वाक़यात के भी गवाह हैं जो मतलब आप शायद अखबार में तो नहीं छाप सके, आपके सीने में बहुत से राज दफन हैं। कोई मोहम्मद अली के हवाले से, ज़ेबा के हवाले से, उनका जो जैसे उनकी शादी हुई, कोई उनका कैसे किस तरह का वो सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह और भी फिल्मी स्टोरियां हैं जो आपके अखबारात में तो नहीं छपी, लेकिन आज जो नाजरीन है मेरी आने वाली नस्ल के लिए वो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करवा दें उनको चीज़ें कि उनकी लव स्टोरीज़ कैसे शुरू हुई, फिर शादी कैसे हुई। नूरजहाँ के हवाले से भी बेशुमार ऐसी हैं शादियाँ हुई भी और नहीं भी हुई, कुछ निभाह हो गए, कुछ जो है ना वो बीच में रह गई। उस हवाले से थोड़ा सा हमें नाज़रीन को बताएं। इस हवाले से ये कि सबसे तारीखी शख्सियत जो थी वो थी मलका तरन्नुम नूरजहाँ। जी जी। इब्तदाई दौर में चूँकि इंडिया से काम करती हुई आई थी, जी जी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ भी काम किया, उन्होंने पुरान के साथ भी इंडिया में काम किया और वो सबसे कदीम और पुरानी आर्टिस्ट थी। यहाँ पाकिस्तान में आकर उन्होंने अदाकारी तर्क कर दी, एक आध फिल्म में काम किया और उसके बाद उन्होंने गुलकारी शुरू कर दी और बाकायदा तौर पर वो गुलकारा के तौर पर ही उनका टाइटल आया। और उनकी शादी बॉम्बे में ही शौकत हुसैन रिजवी से हो गई थी, जिन्होंने उस ज़माने में बड़ी लेजेंड फिल्में जीनत, जुगनू वगैरह बनाई और उनका बड़ा नाम बना और उनकी वहाँ रोमांस हुआ, उनकी वहाँ शादी हो गई। शादी के बाद वो लाहौर आ गए। मतलब वो भी लव मैरिज थी? वो लव मैरिज थी। उसमें हालांकि नूरजहाँ का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा कि नूरजहाँ के आशिकों में सादत हसन मंटो भी थे शामिल। अच्छा। बतौर नूरजहाँ के उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। था क्योंकि जब ये किताब शाया हुई नूरजहाँ सरूर जहाँ, इसके मुसन्नफ थे मंटो साहब। तो मैंने मैडम से पूछा एक दिन, मैंने कहा मैडम ये किताब ये उन्होंने इतने वाक़यात आपके खिलाफ लिखे हैं, इतनी बुरी बुरी बातें स्कैंडलाइज किया आपको, ये सारी किताब आप पर लिख दी नूर जहाँ सरूर जहाँ, तो उस पर आपकी सारी निजी ज़िंदगी जो शादी हुई बॉम्बे में, किस तरह आपका रोमांस चला, ये वो बड़े पंजाबी लहजे में उस वक्त वो गाली गलौज करती थी, उनका स्टाइल तो ये था मौज में, और अपने उसमें कहने लगी अड़िया तेनू की दसा अब मंटो भी मेरा आशिक सी। अच्छा। मेरे लिए बड़ी हैरत है, मेरे लिए एक मेरा पसंदीदा एक राइटर था और कभी सुना नहीं था मैंने कि वो कहते अड़िया ये भी मेरा आशिक था, चूँकि इसका मेरे साथ शादी नहीं हो सकी तो ये खिलाफ उसने ये किताब लिख दी। अच्छा। और शौकत साहब को जब शादी हुई तो ये मेरे खिलाफ हो मतलब हाथ ना पहुंचा तो थू कौड़ा। और नूरजहाँ के हवाले से ये सबसे इंकशाफ करता चलूँ कि नूरजहाँ जब यहाँ आई पाकिस्तान में तो उसमें ये थोड़ा सा था, एक तो हुस्न परस्ती बहुत ज़्यादा, जी जी ऐसे, दूसरा एज फैक्टर था मियाँ बीवी का आपस में। शौकत साहब सीनियर थे, बुजुर्ग भी थे उस ज़माने में ही, हमने जब देखा जवानी में भी वो बुजुर्ग ही थे, सफ़ेद बाल थे उनके। तो दूसरा वो गालिम गलोच बहुत निकालते, बहुत ज़्यादा आदत है उस ज़माने में। मैंने देखा कि जो लोग डायरेक्टर आए थे इंडिया से भी, बॉम्बे से, वो बड़ी गालिम गलोच करते थे। अच्छा। हाँ, तो नूरजहाँ खुद भी बड़ी इस मामले में माशाल्लाह उन्होंने भी एक PhD कर रखी थी। वो आपस में उनकी अभी बनती नहीं थी, एक उम्र का फैक्टर था, दूसरा ये कि उनकी आपस में वो नहीं बनी। तो उस दौरान मलका तरन्नुम नूरजहाँ को एक नया नौखेज हीरो था इजाज, जी जी, वो पसंद आया, इजाज दुरानी। वो बाद में एक फिल्म में स्टार्ट में उनके साथ आया, मुलाकात होगी, तो उसके बाद उन्होंने इजाज दुरानी के साथ। अच्छा, नहीं ये उनसे जो मुलाकात है वो हीर रांझे से पहले, बहुत पहले, अर्ली बहुत पहले। हीर रांझे में तो टूटी है। अच्छा। हीर रांझा तो आखिर है उनका इख्तिताम उस मोहब्बत का, जिसके लिए तलाक ली उन्होंने शौकत हुसैन। मतलब नाजरीन, मोहब्बत की लाजवाब दास्तान पे बनने वाली फ़िल्म हीर रांझा, जिसमें इजाज़ का बड़ा रोल था,
फिरदौस बेगम का बहुत बड़ा किरदार था, हीर का रोल उन्होंने अदा किया। अब ये देखें कि जो रियल मोहब्बत थी नूरजहां की और दुरानी साहब की, एजाज दुरानी साहब की, वो उस फिल्म में आके टूटी। जी आप उन्होंने एजाज दुरानी को शुरू से ही देखते ही पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था और उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख दिया था, क्योंकि कामयाबी का हुमा मलका तरन्नुम के सर पर बैठा हुआ था। ऐसे ही। वो जिस पर हाथ रखती थी वो कामयाब हो वाह जाता जी था। वाह। तो एजाज दुरानी के सर पर हाथ रखने की देर थी कि उन्हें फिल्में मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि सबको पता था कि ये मलका तरन्नुम नूरजहां का ये उनकी पसंदीदा शख्सियत है। तो लोगों ने एजाज दुरानी को फिल्में देनी शुरू कर दी। ओके। वो सफ़े अव्वल का हीरो बन गया। अच्छा। उस दौरान उनकी आपस में चपकलिश हुई शौकत साहब के साथ ठीक है। कि वो कहने लगे कि आप उसमें दिलचस्पी लेती हैं। इन्होंने भी गालिब गलोच में कहा कि हाँ ठीक है मैं लेती हूँ, तलाक दे दो। उसे तलाक दे दी तो इन्होंने एजाज दुरानी से शादी कर ली। ठीक है। अपने बच्चों को छोड़ दिया उसके लिए और वो उन्होंने एजाज के कद में आ गई और एजाज के साथ कुछ अर्सा निभी। अब ये बताने वाली बात यह है कि मलका तरन्नुम नूरजहां का तो वो पसंद थी, एजाज दुरानी उनका पसंदीदा फनकार और पसंदीदा शख्सियत थी। लेकिन दुरानी साहब यहाँ की- भी उम्रों का फैक्टर था। ओह, यहाँ वो छोटे वो थे। छोटे थे बहुत हाँ। उम्र में, वो बड़े थे। जी, वही जी। बात आई यहाँ अच्छा पे। जी। और फिर पसंद नापसंद हाँ, भी वो एक समझ रहे थे कि ये तो मेरे मतलब एक बूढ़ी औरत है मुझसे, लेकिन उसे चूंकि कामयाबी का जीना तय करना था जी, जी। तो उन्होंने उसको एक सहारा संभल कर फिलहाल तो उन्हें इस्तेमाल किया। जब वो अरूज पर पहुंच गए तो उन्होंने फिरदौस बेगम से इश्क पेचा शुरू कर दिया। अच्छा। और उस दौरान जब मलका तरन्नुम नूरजहां को पता चला कि फिरदौस जो है अदाकारा ये उसके दाम में आ चुके हैं तो उन्होंने फिरदौस को काफ़ी सुनाई और उसको बाद फिल्मों से कट भी करवाया। उसका चूँकि धाक बल्कि हाँ फिल्म बल्कि सुना है कि उनका फिरदौस बेगम का फिल्मी कैरियर जो है ना जी तबाह करने में तबाह उनका करने बड़ा में बड़ा हाथ था। हाथ क्योंकि था। मलका तरन्नुम के सामने कोई ठहर नहीं सकता। यहाँ कई गुलकार नहीं आई गुलकार आए, जी, जी। वो उन्होंने उसको टिकने नहीं जी, दिया। तो ऐसा। मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्रोड्यूसरों को कहा कि फिरदौस को कट कर दें। कई फिल्मों से फिरदौस को कट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आपकी फिल्म में गाना नहीं गाऊंगी। ठीक है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां उस वक्त सफ़े हाँ, हाँ, जाहिर बात है, उनके उनका बगैर गाना फिल्म तो बनाना, गाना तो पंजाबी हिट फिल्म खुसूसन मुमकिन बनाना नहीं था। बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है। तो कई फिल्मों से उन्हें फिरदौस को कट करवाया। इस गुस्से में एजाज दुरानी ने मलका तरन्नुम नूरजहां को खैर बात कह दिया। ठीक है। तो ये 2 तलाक़ें हो गई। जी 2 तलाक़ें मलका ओके। तरन्नुम नूरजहां की बाकायदा हुई। उसके बाद उन्होंने कई शादियां और भी की। नहीं मतलब उसके बाद फिर लेकिन आगे कितनी तकरीबन कितनी शादियां उसके बाद उन्होंने अदाकार यूसुफ खान से थोड़ा अर्सा शादी कुछ अरसे के लिए साल बल्कि 6 महीने शादी रही। अदाकार यूसुफ खान के हवाले से तो बड़े अजीब गरीब किस्से भी वो सुनाती थी कि वो मतलब वो शादी के काबिल नहीं थे, इस तरह के वो चीज़ें वो हरी के बारे में ज़ाहिर कोई ना कोई एक बुनियाद बनाकर उनका ठीक है। वो ख़त्म हो जाती थी शादी। ज़ाहिर कोई ना कोई जब भी तलाक होगी उसकी कोई बुनियाद बनती जी, है ऐसा। या बनाई जाती है। जी, बंदा ऐसा, कहता है जी। कि भाई ये उसमें बहाना खराबी चाहिए, है। हाँ बहाना तोड़ने चाहिए। का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। ज़रा सा अच्छा जी, एक यूसुफ मोड़ खान देकर की- छोड़ना, हाँ, अच्छा हाँ। जिसे कहते वाह जी, हैं ज़रा सा एक मोड़ रही है ना, हाँ, बस उसको कोई ना कोई बहाना बनाना है। वो इस तरह वो नहीं निभी जिसके यूसुफ खान के साथ भी ना खान निभी। साहब के साथ भी बनी, खान साहब के साथ थोड़ा अरसा चली, ठीक लेकिन उनमें थोड़ा सा वो था आपस में, चूँकि वो भी अपनी तौर पर अपने एक डगर के अलग ही किस्म के आदमी थे। खान साहब गुस्सीले भी थे और बड़े दबदबे वाले, तो मैडम का अपना ही गुस्सा था। तो दोनों में ज़ाहिर है एक किस्म की वो मिल नहीं बात सकती ना थी। बनी। हाँ तो वो दोनों की भी जल्दी ठीक है। उसके बाद फिर मैडम नूरजहां ने इसके अलावा भी कई शादियाँ की बाद में। लेकिन वो काफ़ी एक थे हमारे फिल्म साज थे आरिफ सुहेल चौधरी। ठीक है। ये वो शादियाँ अब जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये खुफिया शादियाँ जी जी जो मंजर यहाँ पर नहीं है, जो कि उनके ओके। स्टेटस वाइज उनके मुताबिक नहीं जी, जी, थी। ऐसे। तो मैडम ने उसकी तशहीर नहीं की, लेकिन माली तौर पर वो मुस्तहकम शख्सियात थी। ओके, मतलब तो फिल्म ये साज प्रोड्यूसर थे, फिल्म आरिफ साज थे। चौधरी थे, वो आए थे एक गुजरांवाले जिस तरह वाले। आज के दौर में अपना बैरियर टाउन वाले जी। रियाज मलिक उस ये जमाने गुजरांवाले के थे शायद। वो नहीं गुजरात के अच्छा, थे। वहाँ वही आगे जेल गलियन हुई है। दीना के पास उन्होंने जी। अपनी स्कीमें शुरू की थी। ठीक है। शुरू में अच्छा। ये जमीनों का काम उन्होंने शुरू किया था, अच्छा। कॉलोनीज का। अच्छा, गुड। उन्हें सस्ते दामों वो हाँ, पहाड़ियाँ खरीदनी, वहाँ ओके। पर कॉलोनी है, तो अच्छा। बड़ा पैसा था उनके अच्छा। पास। तो उन्होंने जनाब ये एक उनके साथ शादी वादी कर उसको पैसा देखा, बल्कि उन्हीं के पैसे से उन्होंने अपना बाईपास ऑपरेशन जो है ना दिल का जो दिल का ऑपरेशन ऑपरेशन था। अमेरिका से करवाया। तो उसने अच्छा। कहा था फिर यहाँ उनकी कोठी में एक बाकायदा इज्तिमा हुआ। आर एस ने पूरी दावत की, पूरी रात म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ, फिर सुबह उनको रुखसत किया गया। जब वो वापस आई फिर जश्न मनाया गया। तो ये सिलसिला कुछ अर्सा ही भी चला उनके साथ। अच्छा। तो लास्ट टाइम में सुना था एक पायलट थे अच्छा आखिरी ज़िंदगी में, तो वो PIA की परवाज़ के दौरान उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने उनको काकट में भी ले गए, उनको अपने साथ के भी मैं आपका फ़ैन हूँ, आप मेरे साथ बैठे देखें, आपको फ़ज़ाई दौरा करवाऊँ। इस तरह वो भी फ़ैन निकले। तो वो फिर बाद में उनकी सुना कि वो बाद में मैडम ने खुद बताया कि ये बात मेरे साथ उन्होंने अटैच हो चुके हैं और मैंने इनसे शादी कर ली है। अच्छा। वो भी कुछ अर्सा उनके जुल्फ़ के असीर रहे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है बीमार हो गई, फिर उसके बाद किसी को नहीं देखा गया। लेकिन ये कि वो हुसन परस्ती
बुनियादी तौर पर खूबसूरती पसंद करती थी, तो वो जो भी उन्हें पसंद आया, पैसा उनके पास था। अच्छा, ये आप कुछ चीज़ों के चश्मेदीद गवाह हैं कि सेट के ऊपर भी लोगों को वो झाड़ देती थी, बेइज्जत करके निकाल देती थी। ऐसे को वाक़यात मैडम नूरजहां के वाले से, मैडम नूरजहां वो कभी कभार नहीं, वो आती थी जब वहाँ पे स्टूडियो, हाँ गाने में तो वो नहीं किसी को जी, वो अपना सेट खातर पे में नहीं लाती थी। और सेट पे सेट का मतलब ये है कि जब स्टूडियो आती थी तो स्टूडियो उनको गाने की ऐसे- रिकॉर्डिंग के दौरान अगर कोई नापसंदीदा नजर आई उसे शख्सियत शीशे के अंदर से भी, तो उन्होंने गाना बंद कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये तो मैडम का एक था ना। सुना है कि वो मतलब एक किसी को बकायदा उन्होंने कोई किसी आर्टिस्ट को फिजिकली भी मारा था एवेन्यू स्टूडियो में, कि वो उसके गाड़ी के सामने जो है ना उससे गुजरा। रूना लैला और कई जो नई आई थी गाने वाली। अच्छा, आपने रूना लैला का जिक्र किया है, तो ऐसी कौन कौन सी फीमेल या मेल सिंगर थे जिनको मैडम ने जो है ना वो उनके कैरियर मुतासर करने की कोशिश की, उसमें उनको कट करवाया, और उसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले तो मैं बता रहा था ना कि रूना लैला ही उनके मद्दे मुकाबले नसीम बेगम और माला भी गा रही थी, लेकिन वो किसी हद तक उन्होंने उन्हें खातर में नहीं लाया, उन्हें छोटा मोटा काम मिलता रहा, गाती भी रही वो। लेकिन रूना लैला इसलिए कि रूना लैला बहुत अच्छा गाने लग गई थी। अच्छा। और उन्हें काम बहुत ज़्यादा मिलना शुरू किया। दूसरी बात, उन्होंने पंजाबी भी गाना शुरू, एक बंगाली गुलकारा का लहजा ही नहीं हो सकता, उन्होंने उर्दू में मुकाबला किया, फिर पंजाबी गाने भी गाने शुरू। अच्छा। दो दिल एक दूजे को दूर हो गए, हिट गाना था। नूरजहां को मुसीबत पड़ गई कि ये मुझे यहाँ पंजाबी से भी, क्योंकि उर्दू में और भी माला भी गा रही है, वो भी, ये पंजाबी में एक अकेला मैदान था मेरा, तो यहाँ इसने मुझे बिछाड़ने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने उसको काफ़ी जिच किया। अच्छा। उससे सेटों पर झगड़ पड़ना, रिकॉर्डिंग के मौके पर उसकी तजलील करनी, तो वो रोते हुए बाज़ दफ़ा चली भी जाती थी, गाना छोड़कर चली जाती थी। इसी तरह और भी कई लड़कियाँ आई थी, तसव्वुर खानम आई थी, महनाज, नहीद अख्तर, ये वो सारी हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने लिए वो हाथ पैर जोड़ कर ही जितना काम किया। मलका तरन्नम के दौर में उन्होंने बस हाथ पैर जोड़े उनके कि जी हमें माफ़ कर दें, पर थोड़ा सा मुझे काम करने दें, उनकी मर्जी से किया जितना भी किया। अच्छा। उनके होते हुए कोई दूसरा मतलब ताब नहीं ला सकता था उनके। अच्छा, ये तो फीमेल जो है ना वो करैक्टर जो है ना वो आपने उनका जिक्र किया। मेल ऐसे इस लेवल के करैक्टर को जो है वो आपकी नज़र में कौन कौन थे? नहीं, आपने जैसा कि पहले सवाल में पूछा था, और भी लोगों के जैसे मोहम्मद ज़ेबा का जिक्र किया था, तो ज़ेबा जो थी, ज़ेबा बेगम जो है, उनकी बेटी जो समीना है, उनकी भी अब बेटी हो चुकी है, नवाज, वो अली की नवासी जिसे कहते थे, वो अली की बेटी नहीं थी, वो समीना पीछे से लेके, वो कराची के इब्तदाई दौर में कहीं उनकी किसी से शादी हुई थी। ज़ेबा बेगम पहले से शादीशुदा थी? पहले से कई शादीशुदा थी, यानी मैं बता रहा हूँ तरतीब से, बेटी उन्हीं में से एक हुई है जो पहली शादी कभी हुई होगी फिल्म से पहले। उस फिल्म में आने के बाद उनकी जो है लाला सुधीर से शादी हो गई, दूसरी शादी। वो बड़े करैक्टर, बड़े ज़बरदस्त जंगजू हीरो कहलाए, जैसे आज के दौर में सुल्तान रही का नाम होता था, तो उस ज़माने में लाला सुधीर का वो बड़े जंगजू हीरो कहलाते थे, टाइटल लिखा जाता था। तो उनके साथ उनकी अटैचमेंट हुई, उनके साथ शादी हुई, बहुत अरसा तक उनके साथ रहा चक्कर। फिर उसके बाद वहीद मुराद के साथ मुआशका हुआ, तो उसके बाद हो चुके वो राज़ी नहीं हुए उनके वहीद मुराद के घर वाले, वो कहने लगे कि एक शादीशुदा औरत है, दूसरा ये बाजारी लोग हैं, तो हम इनसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान का चश्मा चिराग था, और ख़ुद भी वो पढ़ा, उस ज़माने में MA इंग्लिश किया हुआ उस बंदे ने, तो वो उनकी फैमिली नहीं मानी, तो वो जोड़ी भी टूट गई। इस तरह मोहम्मद अली उस दौरान आए, उन्होंने उस पर दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उस दौरान मोहम्मद लाला सुधीर की बेगम जो थी, शम्मी बेगम, वो भी अदाकार रही एक ज़माने में, उन्होंने उसको जिच करना शुरू कर दिया मोहम्मद अली को कि भी इस औरत को छोड़ो, अच्छा, इसको तुमने कैसे शादी कर ली। उसका होल्ड था उस औरत का लाला सुधीर पर, तो लाला सुधीर को उसने खुदकुशी की धमकी दी कि मैं मर जाऊंगी, ये कर लूंगी, तो उन्होंने बहरहाल घर को बचाने के लिए अपने पहली बेगम थी जो लाला सुधीर की, उन्होंने उसकी वजह से ज़ेबा को छोड़ दिया। ज़ेबा को छोड़ा तो फिर मोहम्मद अली उनकी ज़िंदगी में आ चुके थे, वैसे अटैच हो चुके थे, झगड़े शुरू हो चुके थे उनके आपस में भी। एक बहाना उन्होंने भी, लाला ने भी बनाया कि तुम उसमें दिलचस्पी ले रही हो, तुम ये वो, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। फाइट वाइट भी की उसके साथ, एक दो जगह उसे जिच भी किया, ताकि ये पता चले लोगों को कि मैं घर से नहीं, ये मैं इसकी वजह से